ये हम अपना इंशाल्लाह यहाँ से इजीली स्टार्ट करते हैं वर्क जो हमने एनीवेज अच्छा. Firstly, in this lecture, I will be telling you the structure, the basic structure of any research article, and as it is the basic parts of a research report कह लो या article कह लो, उसका structure almost इसी तरह का होता है. उसका डिस्कस करना है इस लेक्चर में, ठीक है. सो फॉर दैट से एक स्टूडेंट आस्क्ड मी कि ये हमारे करिकुलम का क्यों पार्ट है. देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर्स, तो स्ट्रक्चर्स आपका जो इंग्लिश का टीचर रह जाता है ना, उसको ही वो प्रोवाइड करते हैं. फिर स्टूडेंट को बेसिक रिटन स्ट्रक्चर्स समझा दिए जाए, तो इस वजह से आपकी ये इंग्लिश के सिलेबस का करिकुलम. जी. अच्छा. जी जी इहाब. ठीक है. अच्छा यहाँ फॉर दैट से जो आपकी इमेज और जो भी रेलेवेंट बुक में है ना टॉपिक्स, उसी से रेलेवेंट ही आपके पेपर में होगा. थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा. तो आप उसी को अच्छे से प्रिपेयर कर लो. बुक वाला ही जो है ना, उससे अलहदा कुछ भी नहीं आएगा आपको, ठीक है. ये ना. सो स्टिल इफ यू फील एनी डिफिकल्टी, तो आप मुझसे अभी फिर भी पूछ लो, ठीक है. एनीवन एल्स जिसका कोई क्यूरी हो, हम एड्रेस कर लेते हैं, देन वी कैन मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन. जी. अच्छा जी, बात मैं आपको ये बता रही थी. जी. बिल्कुल, आपका जो टॉपिक होगा ना, वो आपकी बुक से डेविएट नहीं करेगा. जो मैंने आपको बुक प्रोवाइड किया ना, जो उसमें टॉपिक्स हैं गिवन, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं. तो आप उसको बेसिक अपनी बुक को ही लेके चलो, ठीक है. ओके ना. एंड एनीवन एल्स. जी. अच्छा, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ. देखो, जो आपका टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट, ये सारी जो चीज़ें आपने इंशाल्लाह आगे सेमेस्टर्स में लिखनी है, उनका बेसिक स्ट्रक्चर आपके इंग्लिश के करिकुलम का पार्ट है, ताकि आपको पता चल जाए इन चीज़ों को लिखते कैसे. अब जो एब्स्ट्रैक्ट होता है उसको हम कहते हैं समरी ऑफ समरी, यानी ये समरी की भी समरी होती है. आपने जो ओवरऑल रिसर्च आर्टिकल या कोई भी आपने काम किया है, उसको आप समराइज करते हो बहुत ही शॉर्ट वर्डिंग में. जैसे आप बताते हो व्हाई यू हैव कंडक्टेड योर रिसर्च की बेसिक पार्ट्स होते हैं. एंड व्हेन यू हैव कंडक्टेड, या फिर आप ये बताते हो अपनी मेथोडोलॉजी. ठीक है, आपने क्यों की, फिर इसकी मेथोडोलॉजी क्या थी आपकी. मेथोडोलॉजी के बाद आप आ जाते हो इसकी जो है थोड़ा सा, बल्कि वाई के बाद आप थोड़ी सी सिग्निफिकेंस भी बताते हो. वाई वाई में सिग्निफिकेंस एक मेजर पार्ट ही होती है. देखो, कोई चीज़ क्यों की जाती है, वो सिग्निफिकेंट हो, इम्पोर्टेंट हो, तभी उस चीज़ को कंसीडर किया जाता है, ठीक है. तो देन हम कहते हैं कि जी मेथोडोलॉजी एक होनी चाहिए. मैं देखो, एक हमने जैसे रिसर्च कोई भी कंडक्ट कर दी है, कोई भी किसी भी टॉपिक पर, ठीक है, तो हमने वो क्यों की. अगर उसकी ज़रूरत नहीं थी तो हम उसको क्यों कंडक्ट कर रहे हैं. देन उसके बाद उसकी सिग्निफिकेंस आ जाती है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. देन आप मेथोडोलॉजी बताते हो कि कौन सी मेथोडोलॉजी थी. तो आपने सॉरी, आई मिस्ड वन पॉइंट. यहाँ पर आपकी सिग्निफिकेंस के बाद आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, जो आप मेंशन करते हो कि आपने क्या अचीव करना है, ठीक है. एक पॉइंट ये आ जाता है, यानी आप क्यों कंडक्ट करना चाह रहे हो रिसर्च, सिग्निफिकेंस क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और उन ऑब्जेक्टिव्स को आप मेथोडोलॉजी कौन सी यूज करके अचीव करोगे, ठीक है. देन आप मेंशन करते हो कि इफ़ यू हैव नाउ फॉर एग्जांपल आपने मेथड अप्लाई किया, तो आपके अचीव हो गए हैं गोल्स जो आपकी रिसर्च के थे. एंड हाउ इट विल हेल्प, हाउ इट इज़ हेल्पफुल फॉर फ्यूचर रिसर्चेज, मतलब आपकी जो रिसर्च है, क्या वो फ्यूचर रिसर्च कोई करे तो वो हेल्पफुल होगी उसके लिए या नहीं, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आपके एक एब्स्ट्रैक्ट की पार्ट बन जाती हैं. और अगर ये चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट में ना हो तो वो एब्स्ट्रैक्ट कोई भी नहीं पढ़ता है. तो इंशाल्लाह मैं आपसे ये आफ्टर योर मिड टर्म एग्जाम्स मैंने आपसे प्रॉपर रिपोर्ट राइटिंग करवानी भी है, कि स्टूडेंट को लिखनी आए रिपोर्ट, ठीक है.
तो इस वजह से आपको ये समझनी है चीज़ें, टेक्निकलिटीज़ आपके इंग्लिश के करिकुलम में इन टेक्निकलिटीज़ को समझाने की बात यह है कि आपको राइटिंग स्ट्रक्चर समझ आए। देखो आपके हायर सेमेस्टर में सिर्फ एक टीचर आपके सामने आर्टिकल रख दिया करेगा और वो कहेगा एनालाइज करें, पढ़कर आए 10 से 20 आर्टिकल्स एट अ टाइम, ठीक है। और वो नहीं गाइड कर रहे होते कि इस तरह से आर्टिकल पढ़ें वैसे करें, क्योंकि दे आर नॉट हैविंग मच इनफ टाइम फॉर दैट सेक। हमने एक सब्जेक्ट, जो ये सब्जेक्ट है, इसमें स्पेसिफिकली टेक्निकल राइटिंग को एड्रेस करना है। दैट इज़ वाई आपको हर एक तरह की रिपोर्ट, हर एक तरह का रिसर्च आर्टिकल, हर एक तरह की ईमेल, ये हर चीज़ को पढ़कर और रिस्पोंड करना आना चाहिए। ये आपका करिकुलम का बेसिक पर्पस है। सो आई होप ये आप हर एक स्टूडेंट को अब क्लियर हो गया होगा कि हम अपनी कोर्स आउटलाइन में इन चीज़ों को क्यों ऐड करते हैं, और हमारा जो लेक्चर है वो बिल्कुल डेविएट नहीं कर रहा हमारे सिलेबस से। यानी इंग्लिश में फॉर एग्जांपल आप ग्रामर, प्रोनाउंस, नाउंस तो नहीं डिस्कस करोगे, अब आप हायर लेवल पर हो। तो दैट इज़ वाई आप टेक्निकलिटीज़ देखोगे जो कि लैंग्वेज की होती है और किसी भी जो है आपकी थीसिस या आपकी बुक का पार्ट होती है, ठीक है। सो फार इज इट क्लियर टू यू गाइस? ये बहुत बेसिक सी चीज़ें थी जो मैंने करिकुलम से रिलेटेड डिस्कस की है, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकता है। देन हम क्या देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जब आप बताते हो एक एब्स्ट्रैक्ट में, तब पता चलता है कि हाँ द स्टडी वाज कंडक्टेड ड्यू टू सम पर्पस एंड द पर्पस वाज रियली फुलफिल्ड एंड हाउ इट इज़ हेल्पफुल फॉर द फ्यूचर रिसर्चेस, ठीक है। अब आगे जो हमारे पार्ट्स आ जाते हैं, जो बेसिक रिमेनिंग पार्ट्स हैं। जी। Let me just check it out. Okay, now I have admitted the participants. Okay, apart from that, if you feel any difficulty, you may ask from me. ठीक है, waiting to be admitted. Admit तो मैंने यहाँ पर से कर दिए, खैर they will be admitted soon. ओके, तो यहाँ पर से हमने क्या करना होता है, ये सब चीज़ें कंसीडर करनी होती हैं। जी जी जी। अच्छा, ओके ओके ओके। ओके, लीव इट प्लीज। आप अपने कंटेंट पर ध्यान दो। कंटेंट इज दैट कि आपने थोड़ा सा उसको चीज़ों को समझना है। एंड द थिंग्स आई होप दैट इट इज़ क्लियर टू यू गाइज नाउ कि ये सब्जेक्ट की नेचर क्या है। दोज हु वर आस्किंग द क्यूरी रेलेवेंट टू दैट कि व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग्स, उनको उनके करिकुलम का बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं इस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया हुआ है कि हमारे सब्जेक्ट में क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं और किन चीज़ों को हमने डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है? एनी आइडिया अबाउट दैट? हम्म। हाँ जी बिल्कुल, एक इंडेक्स लिस्ट होती है जिसमें हम बता देते हैं कि ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, या हमारी बुक या हमारी रिसर्च का पार्ट है। टेबल ऑफ कंटेंट्स आप प्रॉपर एक आउटलाइन की ही फॉर्म में कंसीडर करते हो, ठीक है। अच्छा जी, टेबल ऑफ कंटेंट में क्या होता है कि आप कंटेंट बताते हो, जैसे कौन से चैप्टर्स हैं, पहले आप चैप्टर्स की डिवीजन करते हो। अगर आपका कोई बुक है इस तरह से तो फिर आपके चैप्टर्स हो जाएंगे। अगर कोई छोटी सी थी, जस्ट वन एक रिसर्च आर्टिकल था और बहुत डिटेल था, तो आप सिंपल उसकी हेडिंग्स मेन लिख सकते हो उसमें, ठीक है। लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट्स वैसे किसी लॉन्ग चीज़ का ही बनाया जाता है, तो चैप्टर डिवीजन ज़्यादा कंसीडर की जाती है, ना कि सिर्फ हेडिंग वाइज, ठीक है। देन आ जाती है, अच्छा इसमें कोई ऐसी चीज नहीं आपने ऐड करनी जो कि आपने आगे डिस्कस ना की हो, ठीक हो गया ना। लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस आ जाती है, यानी अगर आपने कोई फिगर्स यूज किए हैं, कोई टेबल्स यूज किए हैं, तो उनकी लिस्ट, यानी लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स आ जाएंगी। इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन में बेसिकली आप किसी चीज को इंट्रोड्यूस करवाते हो। इंट्रोड्यूस करवाना यानी आपने बताना है कि ये चीज़ है क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। जैसे कोई भी रिसर्च आर्टिकल है, उसको अगर आप पकड़ लेते हो, तो उसमें आप बताते हो कि इस चीज़ क्यों, ये टॉपिक की नेचर क्या है, बट इट डजेंट मीन कि आप बताना शुरू कर दो एआई क्या है। अब देखो एआई सबको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कोई ऐसी चीज़ इंट्रोडक्शन में बचकाना आपने नहीं लिखनी कि जिससे पता चले द स्टूडेंट इज जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स ऑन एआई इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
while everyone knows that. So introducing doesn't mean that you can provide a basic definition that the students of in matriculation level or FSC level already know. So what you are required to do, rather, you are required to write a proper intro of your research title. ठीक है, जैसे आपका टाइटल था AI is helping is हम अगर इसको लिखे AI is creating a healthy society, या फिर is helpful or a mess in itself. ठीक है, इन itself या फिर मैस क्रिएटर कह दो सिंपल वर्ड्स में, एक सिंपल सा एक टॉपिक जैसे हम कहते हैं मैस क्रिएटर है या हेल्पफुल है। ठीक है, अगर हम इस टॉपिक को फॉर एग्जांपल इंट्रोड्यूस करवाना है अपने, जैसे ये मेरे आर्टिकल का टॉपिक है, फॉर एग्जांपल जस्ट थिंक फॉर अ व्हाइल, तो मैं इसको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी इंट्रोडक्शन में, ना कि मैं क्या करूंगी, मैं अपना एआई के बारे में पहले एक लंबी सी कहानी लिखूं, जो कि स्टूडेंट्स करते हैं। और जो है आपने देखा होगा वो बेसिक कंप्यूटर के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू दीज थिंग्स, रादर सिंपली आप इंट्रोड्यूस करवाओ एआई इज हेल्पफुल और नॉट, या फिर ये मेस ही है। तो आप इंट्रोडक्शन में थ्रू प्रॉपर रेफरेंसेस ऐड करते हो इस चीज़ को। अच्छा, रेफरेंस क्या होता है, यानी अगर इस लेवल पर एज अ स्टूडेंट मैं आपसे कहूँ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ एआई, so you cannot tell me that AI is very beneficial, it has created a lot of things in our society, it is helpful for multiple domains and for the students and researchers. These are the things that everyone knows. What you are required to do, you have to tell me some a proper information through a reference, because at this level you are cannot convey the information by yourself, you have to back up that information with some reference। यानी अगर आप कहते हो ना कि AI is evolving day by day and it has created a lot of benefits, इस तरह से कोई आप लाइन स्टेट करते हो, तो आपको थोड़ा सा उसको किसी रिसर्च आर्टिकल में अगर किसी और ने वो बात की है तो उसको कोट करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं रेफरेंसिंग प्रोवाइड करना। अच्छा, एक अगर फॉर एग्जांपल हमारे सामने स्टूडेंट आ जाए और वो बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस, यानी एरिस्टोटल ने ये कहा था, गैलीलियो ने ये कहा था, ऐसे बात करता है, तो इट क्रिएट्स सम काइंड ऑफ एन इमेज इन आवर माइंड that the student is having a proper knowledge of the things and he has studied something in a proper manner। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि स्टूडेंट को नॉलेज है चीज़ों की। ठीक हो गया ना। तो देन हम क्या करते हैं, स्टूडेंट का एक आइडिया डेवलप कर लेते हैं। इसी तरह अगर आप रिसर्च रिपोर्ट लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, तो आप किसी और रिसर्चर को जब कोट करते हो, यानी उसकी स्टडी को या उसके नेम को और साथ उसका जो है ईयर को, ये कोटिंग ऑफ रेफरेंसेस मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगी भी कि रेफरेंसेस को कैसे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो रेफरेंसेस में आप क्या करते हैं, आप सिंपली एक जो है प्रॉपर वे में राइटर या फिर उसकी बुक या फिर रिसर्च को और साथ ईयर को मेंशन कर देते हो, तो वो रेफरेंस होता है कि ऐसी ही स्टडी किसी और रिसर्चर ने भी की है। ठीक है, तो ये होता है प्रॉपर रेफरेंसेस देना। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन में आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, सबसे पहला पार्ट इंट्रोडक्शन का होता है, इंट्रोड्यूस द टॉपिक, मैं ज़रा लिख दूँ यहाँ पर। ठीक है, इंट्रोड्यूस द टॉपिक। ठीक है, देन वही वाली बात आ जाती है कि सिग्निफिकेंस क्या है, कि आप क्यों, सिग्निफिकेंस यहाँ पर थोड़ी डिटेल में होती है, ऊपर हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट था उसमें थोड़ी सी शॉर्ट थी। ठीक है, सिग्निफिकेंस में हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंस में बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छे से बल्कि डिटेल में बताते हैं कि व्हाई दिस रिसर्च इज कंडक्टेड एंड व्हाई इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी एंड व्हाई इट रिक्वायर्स द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। ठीक है, so each and everything is discussed in the significance portion of the introduction। ठीक है, why का क्वेश्चन हम एड्रेस कर देते हैं। देन हम नैरो डाउन करते हुए आते हैं जी ऑब्जेक्टिव्स की तरफ, कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके रिसर्च के। हमारे जैसे अगर हम देखें कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कुछ, ठीक है, तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की बात अगर हम करें, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि आप अपनी जो स्टडी है या रिसर्च है उसमें कौन सी बेसिक चीज़ को एड्रेस करने वाली, यानी अगर कोई बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या आप सारे हेल्थ सेक्टर को तो नहीं डिस्कस कर सकते हो, आप सिर्फ उसमें से बेसिक चंक को ही पकड़ सकते हो ना।
एआई की जैसे फील्ड है तो वो कितनी वास्ट और बड़ी है, ऐसा ही है। हाँ जी, ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एआई की फील्ड काफ़ी वास्ट है, इसमें से हम बहुत मल्टीपल टॉपिक्स तो पकड़ सकते हैं, बट हम एक टॉपिक को तो नहीं पकड़ सकते पूरा एआई एड्रेस करने बैठ जाए। इस वजह से हमारे जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टैरो डाउन करके हम एक छोटी सी चीज़ या एक डोमेन को डिस्कस कर रहे होते हैं उसमें। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अ बेसिक रिसर्च ऑब्जेक्टिव भी हम देख लेंगे रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर, बट एक आइडिया आपको जनरलाइज बताने के लिए कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते क्या है यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं एड्रेस उसको देखो, मैंने सोचा मैं ये ऑब्जेक्टिव अचीव करूंगी। ठीक है, अब मुझे ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कोई मेथोडोलॉजी भी तो चाहिए ना, कि मैंने एक मेथोडोलॉजी रखनी है, कोई मेथड ही होगा ना, कोई सॉफ्टवेयर या कोई डाटा एनालिसिस या डाटा गैदरिंग करके मैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करूंगी, तो उसको कहते हैं मेथोडोलॉजी, यानी किस मेथड से आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। तो आप थोड़ा सा रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को टच करते हो और अपनी आगे आ जाते हो। आप इतना बताने के बाद ना ऑब्जेक्टिव्स तक आप अपना इंट्रोडक्शन खत्म करते हो और फिर आप चले जाते हो अपनी मेथोडोलॉजी की तरफ, जो कि आगे का पार्ट है। ठीक है, मेथोडोलॉजी लिटरेचर रिव्यू से पहले कुछ लोग लिख लेते हैं, बाद में भी लिखी जा सकती है, इसका इशू नहीं होता। वैसे ज़्यादातर जो रिसर्चर्स हैं वो इमराड फॉर्मेट फॉलो करते हैं, जिसको कहा जाता है इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, रिसर्च है, देन एनालिसिस एंड डिस्कशन, यानी लिटरेचर रिव्यू की बात की जाती है। ठीक है, तो ये होता है इमराड फॉर्मेट, जिसमें आप इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, लिटरेचर रिव्यू, एनालिसिस एंड डिस्कशन को कंसीडर कर रहे होते हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो मेथोडोलॉजी है ये किसी भी तरह की हो सकती है, इसमें आप थ्योरी को किसी को एड्रेस कर लो, कोई आप देखो रिसर्च आर्टिकल बहुत ज़्यादा किस्मों के होते हैं, कुछ रिसर्च आर्टिकल जस्ट रिव्यू प्रोवाइड कर रहे होते हैं हमें, यानी उनमें कोई आप देखते हो ये कोई जो है ना डाटा गैदरिंग हुई, ना कोई डाटा एनालिसिस हुआ, ना उसने कोई इंफॉर्मेशन गैदर, ना कोई उसने सॉफ्टवेयर यूज़ किया, तो क्या स्टिल वो एक रिसर्च होती है? जरा मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताना कि क्या वो स्टिल एक रिसर्च होती है? हाँ जी माय डियर क्लास, वेयर आर यू गाइस, कहाँ पे हो आप लोग? यानी अगर हम मैं दोबारा कर देती हूँ, देखो अगर हम कहते हैं कि किसी रिसर्च में फॉर एग्जांपल ना डाटा गैदरिंग हो रही है, ना कोई सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, फिर बट स्टिल ये डू यू थिंक दैट इट इज़ रिसर्च? यानी फॉर एग्जांपल हमने उसमें कोई डाटा गैदरिंग नहीं की, हमने उसमें कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया, तो क्या उस रिसर्च को हम रिसर्च कहेंगे? ठीक है, बिल्कुल। यानी आप देखो, अगर हम इसको कहते हैं रिव्यू करना, ठीक है, रिव्यू रिसर्च या फिर लिटरेचर रिव्यू करके आप सिर्फ एक रिव्यू आर्टिकल लिख देते हो, और जो ऑलरेडी रिसर्चेस हुई हुई होती है ना उस पर, उसको आप जस्ट रिव्यू करके बता देते हो कि हाँ इस तरह की रिसर्चेस हो चुकी हैं, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है रिव्यू आर्टिकल प्रोवाइड कर देना। ठीक है, तो वो आप जब कोई भी आर्टिकल रिसर्च निकाल कर देखते हो ना, तो उन्होंने कभी कभार पिछली ही रिसर्च को दोबारा से स्टेट किया होता है, यानी सारी रिसर्च जिसका एक समरी प्रोवाइड की जाती है उसको कहते हैं रिव्यू आर्टिकल। क्या कहते हैं? रिव्यू क्या कहते हैं? रिव्यू आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, सो लिटरेचर रिव्यू मेथोडोलॉजी आ जाती है, फिर रिव्यू आर्टिकल्स आ जाते हैं जिसमें कोई मेथोडोलॉजी नहीं होती, बट उसको रिव्यू किया गया होता है। देन आपका डिस्कशन, एनालिसिस, रिजल्ट्स आप बताते हो, अपने इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, डाटा कैसा था, आपने गैदर कैसे किया, कंक्लूजन कर देते हो, रिकमेंडेशंस देते हो फॉर फ्यूचर, और रेफरेंसेस प्रोवाइड करते हो। तो खैर हम इसको एक नज़र देखते हैं कि आर्टिकल का स्ट्रक्चर होता कैसा है। अच्छा, इसमें ज़्यादातर कोर्स में हम अपनी जो कुछ रिसर्च आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स को इन रियल मैनर सर्च करके चेकआउट किया करेंगे कि इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। ठीक है, और आपको पता चले ताकि कि एक कोई भी चीज़ आपके सामने रख दी जाए तो आपको पता हो कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह का है। ठीक है, अच्छा जी, अब ज़रा मैं पढ़ लूँ इस आर्टिकल को, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं।
हाँ जी, ये है हमारे पास डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश 350 वर्ड्स इन पाकिस्तानी इंग्लिश। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा टॉपिक तो आपसे रेलेवेंट नहीं है, बट इसका स्ट्रक्चर ज़रा हम देखेंगे। सबसे पहले क्या आया है, आर्टिकल का टाइटल, टाइटल के बाद आपका आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट के बाद आ जाती हैं आपके इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बेसिकली उन्होंने टॉपिक को ही इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। उससे आगे जो अगर एक स्ट्रक्चर हम चेकआउट करें तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड रिसर्च यानी लिटरेचर रिव्यू भी लिख सकते हैं इसको। रिसर्च क्वेश्चंस उसने उसके बाद लिख दिए, आप इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं। इसमें आप पर होता है, एक रिसर्चर पर होता है कि वो किस तरह से करा है। और एक और बात, ये एक जर्नल के अकॉर्डिंग भी होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें ना, आपकी आउटलाइन की तरफ आते हैं, तो आपकी आउटलाइन कहती है कि एक स्टूडेंट को आपने ये भी सिखाना है कि वो पब्लिशिंग एंड प्रेजेंटिंग ऑफ रिपोर्ट्स, पोस्टर्स और आर्टिकल्स कैसे कर सके। ठीक है, यानी एक आपने अगर आर्टिकल कभी पब्लिश करना है तो आप आर्टिकल को कैसे पब्लिश करोगे। फॉर दैट सेक आप क्या करो, सिंपल जो एक तरीका है, आप सबसे पहले अपनी डोमेन के, जैसे आप एआई के स्टूडेंट्स हो, अपने पास एआई के रिसर्च आर्टिकल्स या जर्नल्स की बात, जर्नल्स में से अपने पास कोई 10 जर्नल्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना आपका आर्टिकल पब्लिश करते हैं, नेशनल लेवल के बेशक पकड़ लो, ज़्यादा बेहतर है। एज अ स्टार्टिंग जर्नी ऑफ योर रिसर्च में आप नेशनल पे ही ऑब्वियसली करोगे अपना आर्टिकल प्रोड्यूस और पब्लिश। तो जर्नल्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके नेशनल लेवल पर है, आपने वो 10 लिख कर रख लिया अपने पास। ठीक है, उनकी एक लिस्ट बना ली जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिश करें आर्टिकल, और 10 जर्नल्स हैं। अब उन जर्नल्स पर आप जाओ। ठीक है, उन जर्नल्स को जैसे आप चेक करो कि इनमें से कोई एक जर्नल है, जैसे हम यहीं पर चले जाते हैं, कोई एआई से रेलिवेंट हम चेकआउट कर लेते हैं कोई एक जर्नल, और उसमें हम चेकआउट करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट वेट अ व्हाइल। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कुछ पाकिस्तानी जर्नल्स जो कि हमारी रिसर्च को पब्लिश करते हैं एआई के फील्ड में। पाकिस्तानी research journals. Uh, your department is of AI, right? Artificial intelligence. हम इसको चेकआउट करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिसर्च जर्नल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पाकिस्तानी जर्नल है या नहीं वो भी चेकआउट कर लेते हैं। पाकिस्तानी रिसर्च जर्नल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसमें हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसकी हैं एयर जर्नल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे हम इसको चेकआउट कर लेते हैं एयर यूनिवर्सिटी का। अच्छा अच्छा, अब ये जो हमारे पास जर्नल है इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, लॉग इन करेंगे, रजिस्टर करेंगे, और जब इनका कभी बाय एनुअल होते हैं, 2 टाइम्स इन अ ईयर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने आर्टिकल्स, तो आप अपना आर्टिकल तब सबमिट कर सकते हो। अभी हम देखते हैं कि ये कर रहे हैं सबमिट या नहीं। एंड एनालिटिकल रिव्यू ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये इनके ऑलरेडी पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं। इससे ऊपर इन्होंने कोई ऐड वगैरह अभी के लिए नहीं दिया कि अभी ये कर रहे हैं पब्लिश आर्टिकल या नहीं। तो खैर हम इनकी डिटेल्स में जाकर चेकआउट करते हैं कि क्या ये कम करते हैं पब्लिश आर्टिकल, और हम इसमें कैसे करवा सकते हैं पब्लिशिंग। ठीक है, ये इनका ईमेल वगैरह भी गिवन है, अगर आप इस पर कांटेक्ट कर लोगे ईमेल पर तो ये भी आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि क्या है इसका आइडिया। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पर, एडिटोरियल है। एडिटोरियल इनका टीम का बोर्ड जो है, इश्यूज हैं इनके करंट जो जो इन्होंने इशू किए होंगे आर्टिकल वो आ जाएंगे।
एथिक्स एंड मिसकंडक्ट, ऑथर्स गाइडलाइन, सबमिशन। देखो सबमिशन में भी आप जा सकते हो, वो भी हम चेक करेंगे। पहले हम ऑथर्स गाइडलाइन में पब्लिकेशन चार्जेस चेक करते हैं इनके। अच्छा जी, इन्होंने क्या कहा हुआ है? टू कवर द कॉस्ट ऑफ पब्लिकेशन द जर्नल डिपेंड्स ऑन एपीसी, ऑल्सो कॉल्ड पब्लिकेशन फीस। एपीसी इज ड्यू ओनली आफ्टर द ऑथर रिसीव द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी इसमें चार्जेस हमें करने पड़ेंगे प्रोवाइड, ठीक है। देयर इज नो सबमिशन चार्ज, यानी सबमिट आप कर सकते हो, अगर वो आपका आर्टिकल एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आर्टिकल प्रोसेसिंग फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी जो कि 5000 है, और उसके बाद कुछ पब्लिकेशन चार्जेस हैं। तो खैर एज ए स्टूडेंट तो ये पे करना मुश्किल हो जाता है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ही जाना। बट अभी मैं आपको थोड़ा सा इनका ना ये बता देती हूँ कि मैन्यूस्क्रिप्ट प्रेपरेशन क्या है। ये तरीका बस बताया है आपको कि आप किस तरह से एक एआई से रेलेवेंट फील्ड का जर्नल फाइंड करोगे और उसमें आर्टिकल का कैसे पब्लिशिंग करोगे। अच्छा जी, आगे हम आते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट प्रेपरेशन गाइडलाइंस, कि अब आपका जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उसको प्रिपेयर कैसे करना है। देखो स्टूडेंट्स क्या करते हैं धड़ल्ले से, पहले लिखते हैं आर्टिकल, बाद में फाइंड करते हैं जर्नल्स को पब्लिश करने के लिए। क्या आपने ये देखा है ऐसा किसी को करते हुए अपने सीनियर को? एनी आइडिया ऑफ इट बिफोर? अच्छा, वैसे ज़्यादातर मैं आइडिया बता रही हूँ कि एक जो रिसर्चर्स होते हैं अपने पास एक रिसर्च आर्टिकल लिख के रख लेते हैं और फिर ढूंढ रहे होते हैं किसी जर्नल में पब्लिश करने के बाद में आप पहले देखो कि कौन सा आपका ऐसा जर्नल है जिसमें आप पब्लिश करना चाहते हो। देन उसकी फॉर्मेटिंग को अच्छे से रीड करके अपना एक रिसर्च आर्टिकल लिखो। और रिसर्च आर्टिकल लिखने के बाद, ठीक है, जब आप रिसर्च आर्टिकल इसके अकॉर्डिंग लिख लोगे गाइडलाइंस के, फिर उसमें उस आर्टिकल को पब्लिश करो, ठीक है। क्योंकि जब आपका आर्टिकल ऑलरेडी रिटन होता है तो आपको बार बार मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं। तो जब लिखोगे ही इस जर्नल की क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग तो आपको चेंजेस नहीं इतने करने पड़ेंगे। हम्म। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ से अब हम आगे अगर चलें तो इससे आगे क्या हो जाता है, इसमें है द सबमिशन शुड नॉट हैव बीन प्रीवियसली पब्लिश, तो ये कहीं और पर पब्लिशिंग में ना हो। The submission file must be in Microsoft Word. The article should include the following sections. ये सारे sections होने चाहिए. The manuscript should be written in English with the abstract limited to 300 words. And the overall तो ये आपको सारे guideline words कितनी होनी चाहिए, limit क्या आपका होना चाहिए, headings क्या होनी चाहिए. If submitting to a peer-reviewed journal, the instructions for must be blind review वो करते हैं. The text and body of article should be as per the attached journal format as follows. Illustrations, figures, tables should be appropriate placed within the text. अच्छा, APA स्टाइल में, ये APA स्टाइल भी हम चेकआउट करेंगे कि ये किस तरह का होता है, ठीक है। फेलियर टू कंप्लाई विद these guidelines may result in return of the submission, यानी आपकी सबमिशन को वो रिटर्न कर देंगे, तो ये नहीं होता। कंटेंट एंड लेंथ क्या होनी चाहिए? कंस्ट्रक्शन वेरिएबल्स आर आइडेंटिफाइड इन वर्ड्स नोट एब्रीविएशंस, यानी आप प्रॉपर जो कोई भी लिख रहे हो चीज़ उसको एब्रीविएशन में नहीं प्रॉपर मैनर में लिखोगे। मोर प्रिसाइज समरी क्या कहती है? लेंथ बताती है। टाइटल एंड ऑथर की इंफॉर्मेशन देती है। एब्स्ट्रैक्ट 500 वर्ड्स का हो। लिटरेचर साइटेशंस एपीए स्टाइल में मांग रहे हैं वो। प्लेजरिज्म भाई वो कहते हैं सिर्फ 19% होना चाहिए, नोट एक्सीड देन दैट। फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए? द फाइनल फॉर्मेटिंग ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट विल बी डन बाय द जर्नल टीम, ये खुद ही फॉर्मेटिंग करेंगे बाद में। तो ये सारी बट इट डजेंट मीन कि आप एक फॉर्मेटिंग जनरल इनको नहीं करके दोगे, आप एक फॉर्मेटिंग करके दोगे। तो ये एक बेसिक सी चीज़ थी जिसको आपने देख लिया। अब आपने इसको देख लिया कि हाँ इतने इतनी वर्ड लिमिट है। अब आप अपना रिसर्च आर्टिकल इनकी जो है, जैसे अगर हम यहाँ पर जाएं इनके अबाउट्स में, अबाउट द जर्नल, तो इनके जर्नल के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में हमें पता चल जाएगा कि ये कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस को कवर करते हैं, ये कंप्यूटर साइंस को कवर करते हैं। जो जो टॉपिक्स ये कवर करते हैं ना, आपने उन्हीं उन्हीं टॉपिक्स पर इनको रिसर्च आर्टिकल देना है, उसके अलावा नहीं देना, ठीक है, क्योंकि फिर वो आपका आर्टिकल नहीं पब्लिश कर। अब यहाँ पर आते हैं हम बेसिक चीज़ पर जो कि इनके करंट इश्यूज है। ये सारा हमने एनालाइज कर लिया इनकी वेबसाइट को यहाँ तक। इसके बाद हम जाते हैं इनके, जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? ओके। अच्छा जी, तो देन हम आ जाते हैं यहाँ पर। एक्चुअली आई हैव टू स्विच फ्रॉम माय स्क्रीन, दैट इज़ व्हाई आई आस्क्ड यू टू join the meeting in just first 5 minutes and then we can start our lecture. Anyways, apart from that I have admitted them. जी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जर्नल्स, जी हम बात कर रहे थे कि जर्नल्स हमने चेकआउट कर लिया कि अब ये एक जनरल का बेसिक
स्ट्रक्चर क्या है और उसमें हमने कैसे जो है ना पब्लिशिंग करनी। अब हम उसका रिसर्च एक आर्टिकल जैसे चेकआउट करना चाह रहे हैं कि उसमें जो कोई आर्टिकल पब्लिश होता है वो किस तरह का होता है और हम किस तरह से लिखें। देखो ना, आप कहते हैं ना एक मुझे ज़रा फॉर्मेट सा दे दें, हम इस तरह का काम लिख कर आपको प्रोवाइड कर दें। ये सिमिलर केस है कि आप उस जर्नल की पहली पब्लिकेशंस को ज़रूर चेकआउट करो एंड देन गो फॉर द अदर थिंग्स, ठीक है। फॉर दैट सेक आप पहले उस जो है ना पहले चेकआउट करोगे कि अम, क्या चीज़ें हैं उसमें जो आर्टिकल जो आप पब्लिश करने वाले हो, ठीक है। तो अब हम उस आर्टिकल को चेक कर लेते हैं कि क्या आर्टिकल है और किस तरह से उन्होंने उसको लिखा हुआ है। तो ये है आर्टिकल हमारे सामने जो कि उस जर्नल ने पहले से पब्लिश किया हुआ था और हमने भी ऑलमोस्ट कह लो, लगभग नहीं कहते, इसी तरह का आर्टिकल इनको प्रोवाइड करना है। एन एनालिटिकल रिव्यू ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ऑप्टिमाइजेशन इन सी रैन आर्किटेक्चर्स। तो खैर ये आपका जो है फील्ड रेलेवेंट, आई थिंक आपको आइडिया होगा कि सी रैन आर्किटेक्चर्स क्या होता है, इवन हैविंग एन आइडिया। हाँ जी भाई, आई डोंट हैव एनी आइडिया बिकॉज आई एम फ्रॉम द इंग्लिश बैकग्राउंड, बट स्टिल यू आर हैविंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैकग्राउंड, सो व्हाई इसमें से कोई भी टर्म आप लोगों को आइडिया नहीं है इसका भी? जी, एनर्जी एफिशिएंसी, आपकी एलोकेशन, स्लीप मोड, एआई इन नेटवर्क्स, कुछ तो आइडिया होगा ना ये जो कीवर्ड्स हैं। जी क्लास, अभी आपकी थोड़ा बेसिक ही है बट थोड़ा समझने के लिए ये चीज़ें बताई जा रही हैं आपको कि आप जब एक आर्टिकल थोड़ा सा मे भी हो सकता है आपके लेवल से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। मेरी आवाज़ तो आ रही है ना सबको? ठीक है, तो आप इसको जब गो थ्रू कर लेते हो ना एक आर्टिकल को कि ये इस तरह से लिखा जाता है इनके जो है जर्नल में, फिर आप अपना आर्टिकल इस तरह से इस्टेब्लिश करते हो, तो ये एक बेसिक सी चीज़ है। बट एट दिस लेवल ये ना समझो कि हमारे लिए मुश्किल हो गया है या इस तरह से। जब आप रिसर्च आर्टिकल जब तक पढ़ोगे नहीं ना, तब तक आप कभी भी उसको नहीं लिख सकोगे। सो माय सजेशन इज दिस कि आप अभी से ही अपनी डोमेन से रेलिवेंट जर्नल्स के आर्टिकल्स को रीड किया करो, जब भी 5 से 10 मिनट आपको मिलते हैं डेली, नहीं तो वीकेंड्स पर लाजमी करो। इससे क्या होगा, इससे आपकी अभी से ही एक स्किल डेवलप हो जाएगी, आपकी नॉलेज देखना कुछ टाइम में बहुत अच्छी और इंक्रीज अप टू डेट होती जाएगी। क्योंकि जो अप टू डेट नॉलेज होती है वो हमें रिसर्च आर्टिकल्स के ही थ्रू मिलती है। अच्छा, एनीवन एल्स जिसको मेरी स्क्रीन स्ट्रक हुई लग रही हो कि इट इज़ नॉट मूविंग और जो है ना उसको भी इशू हो, तो वो मुझे बता दे। एनीवेज, अच्छा, ये यहाँ तक बात जो थी वो हमारी ये थी कि आपने आर्टिकल्स का स्ट्रक्चर देखना है, आपने फिर अपना आर्टिकल लिखना है और उसको पब्लिकेशन करवानी है, ठीक है। अब हम आते हैं दोबारा से अपने बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ, यानी अब आपने उस आर्टिकल 10 जर्नल्स पकड़ लिए, 10 जर्नल में से आपने उनकी गाइडलाइंस पढ़ ली, ठीक है। गाइडलाइंस पढ़ने के बाद मेरी स्क्रीन विजिबल है ना गर्ल्स एंड बॉयज? अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या किया, उनकी गाइडलाइंस पढ़ी। गाइडलाइंस पढ़ने के बाद आपने वहाँ के रिसर्च आर्टिकल देखे कि भाई पहले जो उन्होंने रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश किए वो किस तरह के, एंड हाउ कैन आई पब्लिश द रिसर्च आर्टिकल इन द सेम जर्नल। So you have analyzed the research article, already published research articles of that journal. After analyzing the already published research articles, you have developed some kind of a mode, or you have developed some kind of an analysis that is relevant to the research gap that exists in that domain. कि इस research gap क्या होता है, वही होता है कि that how you can what are the areas that still require the attention of the researchers, और उस पर आप अपनी research conduct कर सकते हो। तो research gap आपको AI भी प्रोवाइड कर देता है, बट जो आप खुद से आइडेंटिफाई करते हो आफ्टर रीडिंग रिसर्च आर्टिकल्स, इट इज़ रियली यूनिक एंड it creates some kind of सिग्निफिकेंस कि हाँ रिसर्च गैप जो होता है वो आपकी रिसर्च में क्योंकि देखो आप जब एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसमें अगर रिसर्च गैप ही आपने सही से आइडेंटिफाई नहीं किया तो आपका टॉपिक सही नहीं बनेगा। ये बात याद रखना, एक रिसर्च टॉपिक बनाने के लिए आपका गैप होना चाहिए, रिसर्च गैप, ठीक है। रिसर्च गैप जो होता है ना, उससे आप एक टॉपिक बनाते हो, ना कि टॉपिक के बाद आप रिसर्च गैप लिख रहे होते हो।
सिंपल ये बात है कि जैसे गैप नहीं होता किसी चीज में, दो चीजों के दरमियान में कोई गैप हो, इसी तरह से रिसर्च के दरमियान में कोई गैप है तो आपने उसको आइडेंटिफाई किया कि इस तरह से आपने जो है ना उस तरह उसको लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करना है, एंड देन आप क्या करते हो, आप उसको कर रहे होते हो एड्रेस। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने टॉपिक को क्रिएट करते हो। इज इट क्लियर टू यू गाइस सो फार? ठीक है ना, कि आपने अपना टॉपिक, अगर जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ सेक्टर में आपको लगता है कि जो है ना किसी ने एड्रेस नहीं किया द बजट दैट वी आर स्पेंडिंग इन द हेल्थ सेक्टर डोमेन, सो आई विल बी एड्रेसिंग द बजट रिलेटेड इश्यूज, तो वो आपका टॉपिक बन जाएगा। सो इस तरह से हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, हम रिसर्च गैप्स, कुछ रिसर्च आर्टिकल्स में सम ऑफ द रिसर्चर्स राइट इट इन अ वेरी क्लियर मैनर that there is a research gap and the future researches can be made on it. So that gap helps you to make your own research in that domain. So in this way you write your topic and start researching on that domain. ठीक है, so इस तरह से आप अपना एक एनालिसिस बिल्ड करके अपना टॉपिक बना लेते हो। और अच्छा, टॉपिक डिज़ाइन करने के बाद फॉर एग्जांपल अगर आपने अब टॉपिक बना लिया अपना कि ये मैंने रिसर्च गैप अपने आर्टिकल से पकड़ा, एक जैसे रिसर्च already published research article, after reading that you have made your research gap and now you are writing your own topic. So after that you make just a simple draft. Simple draft क्या है? Simple draft includes that it in the simple draft you have to mention your research objectives and simple your methodology. Okay, methodology. So these are the key essentials you can say of the simple draft that you will be creating, because if as a researcher your basic thing is your objective, that if you are having some research gap you will be making your research objectives according to that gap. जैसे हमने कहा कि we want to know that what are the perspective of the people regarding AI usage. ठीक है, सो पर्सपेक्टिव्स ऑफ द पीपल हमारे पास आ जाते हैं, पर्सपेक्टिव्स ऑफ यूथ हम कहते हैं रिगार्डिंग एआई यूजेज। ठीक है, एआई यूजेज। ठीक है, अब हम यहाँ पर से इसको एआई के यूजेज से, ये हमारा एक बेसिक गैप था जो हमने फाइंड किया कि ये हमारे पास बहुत कम है कि यूथ का किसी ने पर्सपेक्टिव ही नहीं कंसीडर किया हुआ एआई यूजेज से रेलेवेंट, तो हमने गैप आई। अब हमारा जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव होगा वो इस तरह से होगा, टू ऑब्टेन या फिर टू कंडक्ट अ सर्वे regarding the youth opinion based on AI। ठीक है, तो इस तरह से करके regarding the यूज ऑफ एआई। ठीक है, तो एआई के यूजेज पर आप कहते हो कि मैं एक सर्वे कंडक्ट करूंगा ताकि मुझे ओपिनियन लोगों का मिल जाए, ओपिनियन मीन स्पेलिंग यहाँ पर खराब कर दी है, अच्छा, ओपिनियन मिल जाए रिगार्डिंग द यूज ऑफ एआई। ठीक हो गया। अब आप जब सर्वे करोगे तो आपके पास एक डाटा आ जाएगा, उस डाटा को एनालाइज करने के लिए क्या आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज करोगे या आप थ्योरी को यूज करोगे, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, वो भी आप अपना रिसर्च एक ऑब्जेक्टिव अलहदा से लिख सकते हो, टू इंटरप्रेट रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम सर्वे, टू इंटरप्रेट रिजल्ट्स ऑफ सर्वे। तो ये सारे इस तरह से कर करके ना आपके ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं, और एक रिसर्च आर्टिकल में दो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स हम अपने लिखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखते। अब इन दो ऑब्जेक्टिव्स को मैंने अगर अचीव करना है तो मेरी मेथडोलॉजी क्या होगी? मेथडोलॉजी सिंपल, मैं अगर सर्वे कंडक्ट करना चाहती हूँ तो मैं गूगल फॉर्म्स क्रिएट करूँगी। गूगल फॉर्म्स का आइडिया है दास? गूगल फॉर्म्स क्रिएट करते हैं हम टू ऑब्टेन सम डाटा फ्रॉम आर फ्रॉम द सोसाइटी। तो गूगल फॉर्म्स में हम अपने क्वेश्चंस को जो कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव से अलाइन कर रहे होंगे हमारे, यानी यूथ का ओपिनियन चाहिए ना हमें, तो हमारे वैसे ही क्वेश्चनेयर हम डिज़ाइन करेंगे गूगल फॉर्म्स में, एंड देन हम क्या करेंगे, उसमें से जो डाटा हम ऑब्टेन करेंगे गूगल फॉर्म्स का, तो उसको जो है फिर हम एनालाइज करेंगे।
10। ठीक है, अब हम अपने गूगल फॉर्म्स की तरफ आते हैं। गूगल फॉर्म्स किस तरह से होते हैं, मैं ज़रा आपको ओपन करके दिखा दूँ यहाँ पर कि आपका जो डाटा होता है उसमें कैसे ऑब्टेन होता है गूगल फॉर्म या सर्वे। और मैं आपसे इंशाल्लाह सर्वे कंडक्ट जरूर करवाऊंगी ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अपने रिजल्ट्स को आप ऑब्टेन करके कैसे प्रेजेंट करते हो इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। ठीक है, राइट नाउ आई थिंक यस इट इज़ विजिबल, और हम देख ही लेते हैं कि गूगल फॉर्म्स किस तरह से आता है डाटा। अच्छा जी, यहाँ पर अगर हम देखें तो अपना जो गूगल फॉर्म्स है, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी कोई डाटा रेडीमेड पड़ा हो तो मैं चेक करवा रही हूँ आपको। गूगल फॉर्म्स में आप जाओ और क्वेश्चनियर सिंपली जो भी आप करना चाहते हो वो डिज़ाइन करो। इसी तरह से अपना टाइटल लिखो, ऊपर लिखो कि क्या पर्पस है, और किसी का डाटा कॉन्फिडेंशियल ही रहेगा, मैं उसको वैसे यूज़ नहीं करूँगा किसी और वे में। ये हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं जो कि आप जब इसको पब्लिश कर देते हैं ना, तब आप क्या करते हो, जब इसको पब्लिश कर देते हो देन आफ्टर पब्लिशिंग इट आपके पास रिस्पोंडेंट से जब आप शेयर करते हो तो रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये सारे रिस्पॉन्सेज आपके कलेक्ट हो जाते हैं, तो आप इसको कॉपी कर सकते हो और अपनी रिसर्च में इसको पेस्ट कर दोगे आप, और इस तरह से अपना डाटा आप शो करवाओगे कि दिस इज द डाटा विच आई हैव ऑब्टेन्ड थ्रू द सर्च। तो इसमें से आपको जैसे आप कहते हैं, जस्ट वेट अ व्हाइल। जी एवरीवन, कैन यू हियर मी? फाइन देन। अच्छा जी, वेट अ मिनट, मुझे बाद में सुना जब अजान हो रही थी तो आई वेटेड फॉर अ व्हाइल एंड देन अब हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अच्छा जी, सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग, लेट मी जस्ट चेक इट आउट। अच्छा जी, 40 अगर हम जो मैंने डाटा आपको शो करवाया है, जैसे हमारे पास रिस्पोंडेंट्स का डाटा आ गया है, कहाँ पर गया डाटा जी, जैसे ये हमारे पास पता चल रहा है, हमें इतनी इतनी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, आपको इसमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपका खुद खुद से डाटा ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। तो आप उसमें अपने पाई चार्ट को सिंपली कॉपी करो और अपनी वर्ड फाइल में पेस्ट कर दो, या रिपोर्ट जो भी आप बना रहे हो उसमें पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी क्वेश्चन को 60% लोगों ने अग्री किया कि जैसे वो कहते हैं कि एआई इज़ बेनिफिशियल, और 40% लोगों ने डिसअग्री किया, तो उससे मैं एक इंटरप्रिटेशन बनाऊंगी। इस रिजल्ट को मैं क्या करूँगी, इंटरप्रेट करूँगी। इंटरप्रेट करना कहते हैं उसको, कि आप इंटरप्रेट करके एक ओपिनियन क्रिएट करते हो कि हाँ, यूथ आर रियली होपफुल दैट दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी एंड दे कैन नॉट लिव विदाउट दैट। तो हम उससे इंटरप्रिटेशन अपने रिजल्ट से एक बनाकर फिर एक कंक्लूजन लिख देते हैं कि ये हमारा कंक्लूजन है कि हमारा जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स हैं वो इस तरह से जो है रिसर्च इस तरह से इस पर कंडक्ट की जा सकती है, और हमारी जो पॉपुलेशन है वो इसके बारे में क्या सोचती है। तो इसको कहते हैं रिजल्ट्स लेना, ये आपके रिजल्ट्स हैं, और उसको इंटरप्रेट करना या डिस्कशन करना और उसका एनालिसिस करना।
तो इस तरह से रिसर्च एक कंडक्ट होती है। ठीक हो गया। और मैंने आपको पब्लिशिंग भी बताई इस लेक्चर में। अब ज़रा थोड़ा सा हम कोर्स आउटलाइन की तरफ दोबारा जाते हैं और चेकआउट करते हैं कि हमारी कोर्स आउटलाइन में हमने क्या चीज़ें डिस्कस कर ली हैं और क्या चीज़ें और रहती हैं जो हमारी डिस्कस हो सकती हैं। ठीक है। सो फार अगर किसी का कोई क्वेश्चन तो वो अभी अनम्यूट करे और मुझसे पूछ सकता है वो। तब तक मैं आती हूँ आपकी जो है कोर्स आउटलाइन की तरफ। जी देखो, अभी तक आपको थोड़ा सा आइडिया तो ये क्रिएट हो गया होगा जहन में कि किस तरह से आपने अपने जो है आर्टिकल्स वगैरह को एनालाइज करना होता है, बट स्टिल फीलिंग एनी कॉन्शियस प्रॉब्लम? अभी आप स्टूडेंट्स को छोड़ो जो भी वेट कर रहे हैं लॉबी में, आप इस पर फोकस करो। आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग विद देम, क्योंकि वैसे भी हमारी कॉल अब ऑलमोस्ट एंड होने वाली है। तो मुझे ज़रा बताओ तब तक मैं ज़रा अपनी कोर्स आउटलाइन की तरफ आऊँ कि हमारी कोर्स आउटलाइन में से कौन से टॉपिक्स हमारे हुए हैं और कौन से भी कंसीडर हमने करने थे। ठीक है। तब तक मुझे आप अपने कोई क्यूरीज हैं तो वो एड्रेस करवाओ। मैं ओके, नो इशू। आप उनको कह दो कि अभी रिलैक्स हैं और मैं उनको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। अभी आप ज़रा थोड़ा सा अपने कंटेंट की तरफ आ जाओ और उनको भी ये लीव करो मैसेज के जो है ना, मैं देख लेती हूँ उसको अटेंडेंस पे। अच्छा, टेक्निकल है आपका। अच्छा जी। जी, और किसी का कोई क्यूरी है तो वो मुझे बताए, फिर मैं आपकी जो है यहाँ से आपको ये बता देती हूँ कि और क्या हमारी चीज़ें थी जो हमारी कोई रह तो नहीं गई। ये हम आफ्टर मिड्स वाला चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। प्री मिड से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी मुझसे पूछ सकता है। ठीक है। अच्छा जी, ये यहाँ तक हमने क्या किया है, हमने आफ्टर मिड्स वाले में से जस्ट किया है टच किसको, किसको टच किया है हमने, रिसर्च रिपोर्ट्स को, फेलियर्स ऑफ रिपोर्ट्स, ये हम भी करेंगे खैर से। हमने स्ट्रक्चर किया है बेसिक, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा होगा ना, ये वाला स्ट्रक्चर के टेबल, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन, यानी आप आगे रेकमेंड करते हो कैसी रिसर्च, यहाँ तक सारा किया है। बाकी रेफरेंसेस वगैरह मैं आपको लेदर से समझाऊंगी कि रेफरेंसेस क्या होते हैं। और आपकी थोड़ा सा मैंने बताया कि जैसे आपको जो है टेबल्स वगैरह इमेजेस जो होती हैं वो अपने प्रॉपरली इंसर्ट करनी होती है। बस इससे रेलेवेंट मैं एक और लेक्चर ज़रूर कंडक्ट करूँगी। ठीक है। अवॉइडिंग प्लेजरिज्म भी हम करेंगे। और पब्लिशिंग एंड प्रेजेंटिंग रिपोर्ट, पोस्टर्स और आर्टिकल, ये वाला एक छोटा सा टॉपिक हमारा कवर हुआ है यहाँ तक बस। बाकी हम इंशाल्लाह अपनी करते हैं टॉपिक्स कवर। अब मुझे बताओ यहाँ तक किसी का इशू है तो वो एड्रेस करें। जी क्लास, किसी का कोई इशू है यहाँ तक? ओके। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा एक बेसिक क्वेश्चन मुझे ये बताओ, इफ़ यू वांट टू राइट अ रिसर्च आर्टिकल व्हाट शुड आई डू? जी, क्या करना चाहिए मुझे?